हाँ तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े थे कि कूलम्ब फोर्स के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। आज उन प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे। आज का लेसन लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है। आप इस पर बने रहिएगा। मैं दिवांश वशिष्ठ फिजिक्स और फाइल चैनल में आप लोगों के सभी का स्वागत करता हूँ। ध्यान से देखिएगा एक बार क्वेश्चन को। अच्छा, उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और से फिर से बताना चाहूंगा कि कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है कूलम्ब फोर्स को समझना। क्या होता है कूलम्ब फोर्स, देखिएगा जरा। सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉलो करता है, कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करता है। आप सभी इस चीजों के बारे में जानते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में बात करता है। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। हमारे पास मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, आप देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए ये वाला एक जगह होगी, यहाँ पर कोई चार्ज प्लस का क्यू रखा होगा। कोई ये वाली जगह होगी, यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज प्लस का क्यू रखा होगा। और ये कोई तीसरी जगह होगी जहां पर आपके पास तीसरा कोई चार्ज प्लस क्यू रखा होगा। हम इसको ए पॉइंट कह रहे होंगे, इसको बी कह रहे होंगे, ये सी कह रहे होंगे। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन होता है। आपके सामने इसलिए क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे जाते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसको समझूं तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, के पॉइंट ए पे फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो इस बात को समझने के लिए, फोर्स को निकालने के लिए सबसे पहले पहले कुछ की पॉइंट्स है वो आप दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। वो की पॉइंट्स क्या है कि सर आपको जिस पॉइंट पर, आपको ना जिस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? फोर्स। जिस भी पॉइंट पर फोर्स निकालना है आपको उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स निकालने हैं। वो फोर्स निकालने हैं जो उस पॉइंट पर लग रहे हैं, ना कि वो फोर्स बताने हैं जो पॉइंट लगा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। और तो कई बार बच्चे नहीं समझ पाते इस छोटी सी बात को। क्या है वो बात, आप देखिएगा जरा। मुझे पॉइंट ए पर फोर्स निकालने हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे समझ में आता है कि प्लस का क्यू चार्ज इसको 100% रिपल कर रहा होगा। तो मैं यूं कह देता हूं कि यहां पर इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ऑल्दो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहां पर ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस, यानी कि इसकी तीनों साइड ए ही है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। हम क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं, जिसकी डायरेक्शन मैंने F1 कहकर ये कर दी। बच्चा कहता है सर जब अगर बी ए पर लगा रहा होगा तो कहीं ना कहीं ए भी तो बी पे लगा रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में। कहूंगा हाँ बेटा, बात तो आप सही कह रहे हो। फिर सर हम उसको क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सर जब हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो जिस पॉइंट पर हमें नेट फोर्स चाहिए, हमें वो फोर्स ही लिखने हैं जो उस पॉइंट पर लग रहे हैं, ना कि वो फोर्सेज जो वो पॉइंट लगा रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम समझे तो मेरे हिसाब से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज क्यू की और ये पॉजिटिव चार्ज क्यू की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे इस एरो को ऊपर की तरफ लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ए सी को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? नहीं सर, ये आप खुद ही गलत बता रहे हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर आप खुद ही तो बता रहे थे कि वो फोर्स नहीं लगाने जो ए लगा रहा है, हमें वो फोर्स लगाने हैं यहाँ पर जो ए पर लग रहे हैं। अब मुझे लगता है सी कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है सर, यानी कि एक हो गया है आपके पास F1 एंड अनदर वन इज F2। वेरी गुड सर। अब अगर मैं कूलम्ब फोर्स के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है ना कि सर F1 ना बहुत इजीली तरीके से निकल जाएगा। फॉर्मूला था K Q1 की जगह देखो Q, Q2 की जगह पे भी मुझे क्या लिख लेना चाहिए बच्चों? Q। और ओवरऑल लिखा लेना चाहिए A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये आप लोगों को ये वाले जो चार्जेस दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए। बहुत ही अच्छी बात है सर ये तो। अगर मैं दूसरी बात को समझने की कोशिश करूं F2 की, तो एक बार खुद पॉज लेकर सोचो कि F2 सी और ए के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो सी और ए के बीच में लगने वाला फोर्स एक्चुअली में क्या होना चाहिए? सर कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है, ये फोर्स हो जाना चाहिए के क्यू, साथ में क्यू, और अगेन क्या हो जाना चाहिए बच्चों? ए स्क्वायर, है ना? हाँ सर। अब अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं F1 और F2 का नेट कितना आना चाहिए, तो आप यू के देखो, पहले यहां देखो, तो ये बन जाएगा आपके पास के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। ये भी आपके पास क्या बन जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट ए पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, तो जवाब आना चाहिए सर देखो F1 प्लस F2। हाँ सर, बात तो सही है। और F1 प्लस F2 अगर करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सही बात है क्या? बोले सर नहीं, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है,
और वेक्टर क्वांटिटी आप ऐसे सीधे ही ऐड नहीं कर सकते हो जब तक कि वो 0 डिग्री पर ना हो। सीधा सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बच्चों जब वो 180 डिग्री पे हो। ये बातें आगे आगे वैसे तो आप लोगों को 11th क्लास में सिखाई गई है, बट कोई बात नहीं, आप 11th क्लास बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को। ठीक है क्या? तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की अगर अपन बात करते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की अगर अपन बात करते हैं, तो ये दोनों फोर्सेस हम सीधा ही ऐड नहीं कर सकते बच्चों। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा वेक्टर सम लॉज, जिसके हिसाब से एफ वेक्टर इक्वल टू होगा बच्चों किसके, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के। सर ये बात भी बहुत सही बताई आपने, है ना, ये बात भी सही है। अब बच्चों सीधा ऐड नहीं करते, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूला को दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला। आप इसको लिखेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, यहाँ कॉस थीटा होगा आप लोगों के पास ए और बी के बीच का एंगल, यानी कि इसके F1 और F2 के बीच का एंगल। आई होप सो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है क्या? चलिए सर आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी स्टेप को मैं इसी चीज को आगे और समझाने की कोशिश करूं, आप इस ओवरव्यू में ऐसा देख सकते हो कि मुझे लगता है F1 और F2 के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ऑल्दो ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों कि एंगल जब ही निकलेगा जब एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर की टेल से टेल अटैच होगी। इसके लिए आप देखो, अगर मैं F1 को आगे शिफ्ट कर दूं कुछ ऐसे और F2 को नीचे शिफ्ट कर दूं कुछ ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल देख सकते हैं क्या कितना निकल कर आएगा? हाँ सर 60 डिग्री। तो आप क्या बोल दोगे कि जो एफ नेट आ जाएगा आपके पास, एफ नेट वो बराबर क्या आ जाना चाहिए बच्चों, अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 60 डिग्री। हाँ सर बात ये भी ठीक है, अच्छी बात है। अब बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये F1 और F2 को एक एक बार में ले जाना थोड़ा सा टफ है ना, F1 और F2 को ले जाना ऐसा क्या है, टफ है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, इसको एक्स लेट कर लेता हूं। बच्चों कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा खुद पे खुद इसको ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्स लेट कर लोगे तो देखो कितना बढ़िया काम हो जाएगा। आप F1 को अगर एक्स लेट करते हो तो ऑल्दो एक्स भी आपके पास एक्स ही आ जाएगा, F2 भी आपके पास एक्स ही आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x साथ में x, और cos 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है ना। अगर ये 1/2 वैल्यू है तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। इससे देखो फायदा क्या मिला है हमारे को एक्सलेट करने से, ये एक एक्स स्क्वायर, ये भी एक एक्स स्क्वायर, और ये दोनों भी मिलाकर एक एक्स स्क्वायर बना लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवरऑल मिला के क्या बनाएगा बच्चों, खुद सोचो जरा एक बार। ये बनाएगा 1 किलो प्लस 1 किलो प्लस 1 किलो क्या बनाता है, 3 किलो। ऐसे एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर मिला के क्या बनाएगा, 3x स्क्वायर। तो यानी कि ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं, यहां दिखा देते हैं एक बार अपन। ये वाला कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास निकल कर आएगा कि एफ नेट विल बी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 किलो प्लस 1 किलो प्लस 1 किलो आपके पास क्या आता है, 3 किलो। ऐसे ही एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर क्या आएगा, रूट में 3x स्क्वायर। और बच्चों अगर देखा जाए ना तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, अंडर रूट 3x। अब बच्चा कर जनरली गलती क्या करता है, नॉर्मल बात बता रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि हम टिप से लेकर टॉप तक की बात करने वाले। बच्चा ये सोचता है सर देखो आपको आज तक ये सिखाया जाता है कि स्क्वायर अंडर रूट को हटा देता है। ऑल तो सभी नहीं करते होंगे ये गलतियां, पर जनरली बच्चे कर देते हैं कई बार। तो स्क्वायर है अंडर रूट है हट जाएगा, अरे भाई जिसके ऊपर स्क्वायर है केवल उसका ही हटेगा और किसी का नहीं हटेगा। तो इसलिए आपके पास ये क्या आ गया, अंडर रूट 3x। और अगर मैं बात करूं x की, तो सर x आपने ही तो माना था x के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। हाँ सर, तो इसका मतलब ओवरऑल आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट 3x। ये आपके पास इसका एक आंसर निकल कर आ गया है। एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट 3x, और अंडर रूट 3x की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास एक फाइनल आंसर इसका आ गया है। ठीक है क्या? आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आफ्टर 2 सेकेंड्स। ओके,
ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट, आप क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा चेंज क्या है बच्चों, कि ये आप लोगों के पास प्लस का क्यू चार्ज है, ये भी आप लोगों के पास प्लस का क्यू चार्ज है, ये आप लोगों के पास माइनस का क्यू चार्ज है ना। अब ये जो डिस्टेंस है ये ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस कहीं ना कहीं कितनी है, ए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज को सुनिएगा कि मुझे अभी भी ना इस पॉइंट ए पे फोर्स निकालना, ए, ये पॉइंट नंबर बी, ये पॉइंट नंबर सी, मुझे पॉइंट ए पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए सर, कुछ नहीं करना चाहिए सर, जिस पॉइंट पर बात कर रहे हो आप उस पर लगने वाले फोर्सेस को देख लो। मुझे लगता है कि ए को बी भी अट्रैक्ट कर रहा है और बी को ए भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आप तो वो फोर्स देखोगे जो बी ए पर लगा रहा है। अब ए यहां रखा हुआ है, बी यहां है, तो ए को बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो मुझे एरो लगाना चाहिए ऐसे, जैसा देखो मैंने आपको दिखाया। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है बच्चों। अगर मैं बी पर फोर्सेस की बात कर रहा होता तो ए बी को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होता, तो मैं उस टाइम एरो इस तरफ दूसरी डायरेक्शन में लगाता। थोड़ा बहुत समझ में आया ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे समझेंगे। तो सी पर ए फोर्स क्या लगा रहा है, रिपल्शन का, और रिपल्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसे, यानी कि इसको धक्का मारेगा नीचे की तरफ। बच्चों फिर से देखते हैं, ये वाला एंगल आपके पास कितना है, 60 डिग्री। अगेन ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, क्योंकि ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये भी कितना है बच्चों आपके पास, 60 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सर देखो, सबसे पहला मैं सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन अपन ने नॉर्मल तरीके से करा, ये भी नॉर्मल तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात, आप F1 को लिख दोगे, और बच्चों अब मैं F1 को डायरेक्ट लिख रहा हूँ K, ये वाला चार्ज Q, ये वाला चार्ज भी Q। सर माइनस Q है ना, मैंने पहले भी बताया है, आपको केवल चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको क्या लिख दोगे बच्चों, आप इसको लिख दोगे K Q, अगेन फिर से एक बार Q, और ओवरऑल क्या लिख दोगे, अपॉन में क्या लिख दोगे बच्चों, ए स्क्वायर। ठीक है क्या। दूसरी बात, अभी मैंने इसको इक्वल क्यों लगाया ये मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर मैं बात करूं F2 की, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। देखो इन दोनों के बीच में चार्ज कितना है, Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A है, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी एज इट इज यही है। सर आप इतनी बड़ी वैल्यू को क्यों सेटलमेंट करने में टेंशन जनरेट करते हो, ऐसा करो ना कि इसको एक्स ही लेट मान लो, एक्स ही लेट कर लो। हाँ सर बात तो सही है, अगर आप इसको एक्स लेट कर लोगे तो फायदा क्या मिलेगा, अभी आपको पता है क्या फायदा मिलने वाला है। अब मुझे फिर से बात समझ में आई सर, देखो नेट फोर्स निकालना था, मैंने कहा वही निकालना था, नेट फोर्स निकालना, तो सर देखो एफ, आपको एफ नेट लिखना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, ये लिखना पड़ेगा F1 प्लस F2। हाँ सर, बोले सर एक एक्स दोनों मिला के 2x, मैंने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि सर देखो वेक्टर क्वांटिटी है, ना चाहते हुए भी इनके क्या करने पड़ेंगे, वेक्टर एडिशन करने पड़ेंगे। चलिए सर अच्छी बात है ये तो। अब अगर मैं वेक्टर एडिशन करने पे जाता हूं तो मैं खुद से क्वेश्चन करता हूं, सर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। सर पहला रिक्वायरमेंट है पहले फोर्स की या पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड की, जो हमारे पास है एक्स, हमने रेड करा, बाद में हम उसको पुट कर देंगे। दूसरा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तीसरा किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, F1 और F2 के बीच में एंगल, के किस एंगल पर वो है। और दिमाग में इस बात को बैठा के रखेंगे, एंगल तभी निकलता है जब टेल से टेल अटैच होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि यहां ये वाला ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका तो वेक्टर है ऐसे, और ये वाले का वेक्टर है कुछ ऐसे नीचे की तरफ। तो भाई टेल से तो टेल अटैच है ही नहीं, तो क्या करें सर, तो आप ऐसा करो सर, इस वेक्टर को ना उठाकर, यहां से उठाकर आगे शिफ्ट कर दो, ऐसे ऐसे, है ना। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। तो सर पहले जब ये वेक्टर यहां था तो इसका एंगल 60 डिग्री था, अब कितना हो जाएगा सर, देखो पूरा 180 डिग्री होता है। अगर 60 डिग्री हटा दिया तो कितना बन गया, 120 डिग्री बन गया, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है बच्चों, एक ट्रिक सुन लेना, अगर एंगल होगा तो होगा, नहीं होगा तो 180 माइनस होगा। अगर होगा कब, कब होगा बच्चों, जब टेल से टेल या हेड से हेड अटैच होती है, केवल एंगल की बात कर रहा हूं, ऑल्दो हम हेड से हेड अटैच भी नहीं करेंगे, हमेशा टेल टू टेल ला के छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे वो आपको आगे बता दिया जाएगा, डायरेक्शन निकालने के कुछ काम में।
है ना। लेकिन अगर एंगल होगा तो होगा, मतलब टेल से टेल अटैच होने के बाद जो एंगल आता है वो है तो है, हेड से हेड अटैच होने के बाद जो एंगल आता है वो है तो है। लेकिन अगर एंगल नहीं होगा तो 180 माइनस होगा। मतलब एंगल नहीं होने का मतलब क्या है कि या तो हेड से टेल अटैच हो जाए या फिर टेल से हेड अटैच हो जाए, तो आप एंगल निकालने के लिए 180 माइनस वो जो एंगल है वो कर दो। जैसे यहाँ एंगल अभी 60 डिग्री था, आपने 180 माइनस करा, कितना आ गया 120 डिग्री। बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ बच्चों एक छोटा सा मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि आप अगर इसको पढ़ रहे हो वेक्टर को, तो आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यूज को दिमाग में बैठा के रख लेना। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों हम। एफ नेट की जगह एफ नेट हमने लिख दिया, फिर से देखेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों, हमारे पास F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। ये कॉस 120 डिग्री की वैल्यू है। अगर नोट्स बना रहे हो प्रॉपर तो कॉपी में जहां ऊपर जगह होती है वहां इस बात को लिख लो, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है बच्चों। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो जरा, इसको मैं हल्का सा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इस जगह पे सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास देखें जरा एफ नेट क्या निकल के आता है बच्चों, एफ नेट निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2x स्क्वायर और cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2। ये 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल। आप देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर जब ओपन होगा तो एक एक्स स्क्वायर से ये एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा केवल क्या, एक्स स्क्वायर। तो क्या बच गया बच्चों, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बचा। केवल क्या, ये केवल बचा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर था, तो अंडर रूट स्क्वायर को खा जाता है यानी हटा देता है। तो क्या बच गया, एक्स, जिसको कहीं ना कहीं बच्चों आपने ऊपर जो लेट किया हुआ है वो लिख सकते हो, क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। इसका फाइनल आंसर आ गया। और मैं फिर बता रहा हूं, ये केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग बात थी। ट्रिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि आप किस तरीके से केवल क्वेश्चन देखकर ही बता सकते हो। आई होप सो कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, जिसमें हम कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या चीजों पे बात करते हैं कि आप चीजों को लर्न भी कैसे करें। आज केवल केवल कॉन्सेप्ट सिखाया गया है बच्चों, आगे आने वाले लेक्चर में हम टॉपिक के रिगार्डिंग किस तरीके से लर्न कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। आई होप सो यू एंजॉयड द लेक्चर। इसी के साथ बच्चों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।